नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी ये 149वीं वेबिनार है। आज का दिन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आज से 2 दिन पहले राज कपूर, जिन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष और 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने, भारतीय आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इन ऐतिहासिक दिनों की आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। और इस आयोजन को शुरू करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उषा साहनी से कि वे सरस्वती वंदना के साथ और इस आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। डॉक्टर साहनी अध्यापन के साथ साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं में भी निरंतर सृजनरत है। आपका एक कथा संकलन, एक शोध ग्रंथ जो आपका पीएचडी जिस पर आपने की थी शेक्सपियर पर, वो प्रकाशित हो चुका है और 3 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वे निरंतर अपने जो साहित्य सृजन है उसको हमारे साथ साझा करती रहती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. A very warm welcome to one and all present here. It's absolutely a wonderful moment that we people are here on 149th webinar, which we are conducting on Raj Kapoor at 100. All these topics that are very much contemporary and fruitful for the media education and the people who are related to this fraternity. Professor Bhanavat has given a beautiful shape to this webinar series. It was his brainchild, his thought, his idea that we came up with this webinar series in the beginning, 2nd of October 2020. After completing 100 webinars under the umbrella of Communication Today, we have joined hands with Bharati Vidyapeeth, New Delhi. Professor Huda, one person, but one who is there with many different dimensions. He has got the expertise in. These two giants, when they came together, we could run with another series as 101st. We started from 101st in collaboration. And we are really fortunate that we are covering 149th today. And very soon it will be 50th one for this collaboration. And we'll be celebrating it in a very energetic manner once again. We have already had 350, more than 350 eminent speakers on this platform sharing their insights and knowledge on various topics of media education. Professor Mrinal Chatterjee has been here on this platform few times earlier also. He's a renowned author as well. And his insights definitely are going to benefit all the participants who are attached here and who are listening at this moment, or maybe in future, they'll be looking forward for the YouTube channel and the recordings that we are pursuing through this webinar series. We have Ms. Bhavna Acharya, also very energetic, one who has
her own expertise upon various topics. And today we are going to have this opportunity to hear her on this very contemporary topic. I welcome both the eminent speakers and hand over the virtual platform to Professor Bhanavat for further proceedings. Thank चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में एक विशेष बात की ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारा ये जर्नल पिछले 28 वर्षों से निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है। इस जर्नल के सभी अंक आप हमारी वेबसाइट communicationtoday.net इस पर देख सकते हैं। सभी अंकों को हमने अपलोड कर रखा है। इसी तरह से हमारे जो YouTube के अब जितने भी डिस्कशंस हैं, अब तक जो 148 हो चुके हैं, वो सब भी हमने YouTube पर अपलोड किए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो ये अभियान है मीडिया और शिक्षा और साहित्य से जुड़ा हुआ, इस अभियान को व्यापक बनाने में, आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका सिंह से, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। रेडियो आपका स्पेशलाइजेशन है, पॉडकास्टिंग में आप पीएचडी कर रही हैं। आपने माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन का जो नोएडा कैंपस है, वहां से अपना मास्टर्स डिग्री किया और इस समय आप पीएचडी के लिए एनरोल्ड हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपका ये कार्य भी संपन्न होगा। इस समय आप भारतीय विद्यापीठ में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के रूप में भी काम कर रही हैं। एक शिक्षक के रूप में जो अकादमिक गतिविधियां हैं, उनके साथ भी आपका सक्रिय जुड़ाव है और अध्यापन में आने से पूर्व आप रेडियो इंडस्ट्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती थी और मीडिया मैनेजमेंट की अलग अलग गतिविधियों के साथ आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अनेक इवेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे दोनों जो स्पीकर्स हैं, प्रोफेसर मृणाल चटर्जी और भावना आचार्य, उन दोनों का ई बुके से आप स्वागत अभिनंदन करें। और प्रियंका जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं उसके बेसिस पे आज के हमारे जो प्रोमिनेंट स्पीकर्स है उनका ई बुके से वेलकम करूं। So, sir, this is just a gesture of respect and honor from side of BVI CAM and Communication Today. और आज हमारे साथ हुदा सर हैं, तो आई गेस इसके ऊपर सर ही हमेशा बहुत अच्छे से बताते हैं कि एग्जैक्टली इस ई बुक का मतलब क्या है। तो सर, आई विल लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू यू। Am I audible? यस सर। ये बुके का जो हमारी संस्कृति में रोल है वो ये है कि इस रंगीन बुकों की खुशबू, सुगंध और इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम एक दूसरे को जिंदा दिली का सबूत दें। तो दो पंक्तियां लिखी थी, चूंकि अब कोविड के बाद ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड में शिफ्ट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मोड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है और ई बुके भी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। बुके का पर्पस जो सुगंध है, उस सुगंध को सामने रखकर दो पंक्तियां लिखी थी कि बड़ी मुश्किल में हूं कैसे इजहार करूं, बड़ी मुश्किल में हूं कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं। तो फूलों की इन खुशबू को, फूलों के इन रंगों के तोहफे को हम गिरफ्तार और हम लिमिट नहीं कर सकते। तो आप अपने शहर में, अपने घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे फूलों की सुगंध को महसूस कीजिए और इसी एहसास के साथ आपका इस वेबिनार में वेलकम। थैंक यू सर। और इसी एहसास को बनाए रखें और ये जो फूलों की खुशबू है उसको मैं देखता हूं एक विचारों की खुशबू के रूप में। ये सारे जो हमारे अभियान है ये मूलतः एक विचारों का निवेश है। जो मीडिया संबंधी मुद्दे हैं उन पर एक चिंतन मनन है। तो हमारा चिंतन मनन जिस तरह से मधुमक्खी अलग अलग पुष्पों से परागकण इकट्ठे करके शहद बना देती है, तो उस बौद्धिक समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम सब भी इन विभिन्न सूचनाओं को मिश्रित कर उस विचार रूपी, नवनीत विचार रूपी शहद को समाज में प्रसारित करके एक सकारात्मक माहौल के निर्माण में कहीं अपना विनम्र योगदान दे सके, तो मुझे लगता है इस अभियान की कहीं कोई सार्थकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी के स्वागत अभिनंदन के लिए प्रोफेसर MN हुडा साहब से, जो भारतीय विद्यापीठ के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं
और उन्हीं की प्रेरणा और पहल से ये जॉइंट कोलैबोरेशन हमने शुरू किया 101वीं वेबिनार से, जैसा डॉक्टर उषा साहनी ने आपसे जिक्र किया। प्रोफेसर हुडा के नेतृत्व में भारतीय विद्यापीठ ने, जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मीडिया कर्मियों की एक नई पौध को तैयार करने में जिस तरह से एक लीडरशिप दी है अपने इंस्टीट्यूट में, और लगभग 20-22 शिक्षकों की टीम के साथ, जिनका अलग अलग एरिया में एक्सपर्टीज है, वो युवा शिक्षकों की मीडिया टीम जिस तरह से हमारे इन युवाओं के सर्वतोमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिस तरह से आपने, क्योंकि मुझे 2 बार मौका मिला आपके इंस्टीट्यूट में जाने का, जिस तरह से आपने एक आधारभूत ढांचा विकसित किया है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, प्रिंट के लिए, किस तरह से हम उन भविष्य के मीडिया कर्मियों को तैयार करें, उसकी जो एक जिस तरह से तैयारी आपने की है, निश्चय ही इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली एनसीआर और देश के उन कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट्स में विकसित किया है, जिन्होंने मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रयोग किए हैं। स्वयं हुडा जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनाई है, मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं। प्राय यह माना जाता है कि विज्ञान तथ्यों के साथ खेलता है। वैज्ञानिक उन तथ्यों पर ज्यादातर केंद्रित रहता है, शायद उसके पास वो सरसता नहीं है। लेकिन हुडा जी एक वैज्ञानिक के रूप में, एक सृजन कर्मी के रूप में जिस तरह से संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस तरह से लीडरशिप दे रहे हैं, जिस तरह से संवाद करते हैं, निश्चय ही अपने आप में वो एक प्रेरणादायक है। आपने अपने जर्नल के माध्यम से, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से दुनिया भर के शोधार्थियों को, विज्ञान के विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर के उनके शोध अनुसंधान को पिछले वर्षों में प्रयास किया है, निश्चय ही वह अभिनंदनीय है। स्कोपस इंडेक्स आपका यह जर्नल आज दुनिया के अनेक शोधार्थियों को निरंतर आकर्षित कर रहा है। मैं प्रोफेसर हुडा से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज के, उनके स्वागत संबोधन में अपने कुछ विचार प्रकट करें। प्रोफेसर एम एन हुडा। Thank you so much, sir, for all the nice words, and very good evening to one and all. At the outset, let me take this opportunity to welcome both the valued speakers today, Professor Minal Chatterjee ji, who has also been on this platform earlier, and also Bhavna Acharya ji. Both of them are here to share their experiences, their understanding, and the way forward regarding Raj Kapoor at the rate 100 centenary edition. On this occasion of 149th national webinar at this particular platform of Communication Today and Bharatiya Vidyapeeth together. Friends, to be honest with you, ये बनावस सर की बरकपन है कि वो ये सारी बातें भारतीय विद्यापीठ या मेरे बारे में, ये मेरी टीम के बारे में कह रहे हैं। मैंने तकरीबन 90th एडिशन जब अपने वेबिनार का, अपनी वेबिनार श्रृंखला का कर रहे थे, जब से उनके वेबिनार को फॉलो करने लगा, क्योंकि मैं भी एक वेबिनार सीरीज, टेक वेबिनार सीरीज चला रहा था, और 5-7 वेबिनार अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो गया कि बनावत सर जिस मिशन के साथ चले हैं और जिस निरंतरता के साथ इसको कंटिन्यूटी दे रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल के बस का काम नहीं है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि बनावत सर के एफर्ट्स, उनकी कारकर्दगी, उनके काम, उनके इंथुजियाज्म से कोई भी ये कहने पे मजबूर होगा कि ही इज नॉट एन इंडिविजुअल रादर एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ फेनोमेना व्हिच ही हैज स्टार्टेड। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म उन्होंने सब रेडी रखा है, मैं अगर उनको थोड़ा योगदान दे सकता हूं तो थोड़ी योगदान देना चाहिए मेरी टीम्स के। इससे वेबिनार में कितना वैल्यू एडिशन होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इस बहाने मेरे बच्चे, मेरे टीचर्स, मेरी टीम
कि बहुत सारी एक्सपोजर और जो ट्रेनिंग की जरूरतें होती हैं वो पूरी होती रहेंगी। और इसी इंटेंशन के साथ मैंने बनावट सर से रिक्वेस्ट किया, एंड इट हैज बीन हिज ग्रेटनेस दैट ही इज, जैसे हमेशा वो सबको साथ लेकर चलते हैं, वैसा इमीडिएट वो तैयार हो गए और 101st वेबिनार सीरीज से हम सब इकट्ठे इस वेबिनार को कर रहे हैं। अभी भी इसमें सब योगदान बनावट सर का ही है, जिनके लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा। ये बनावट सर के एफर्ट पे है। नहीं तो आप इमेजिन करें कि 4 दहाई से ज्यादा सर्विस करने के बाद लोग ये सोचते हैं कि अब रिलैक्स करने का काम आया है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपनी बाउंड्रीज और अपनी ज्योग्राफी से बियॉन्ड काम करते हैं इस एज में, जो हम सब लोगों को प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से ये 2 शेर है अल्लामा इकबाल का कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। ये बनावट सर के कामों के लिए समर्पित है। डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट राज कपूर के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जो पहली फिल्म देखी वो राज कपूर की देखी और इतनी अच्छी थी कि उसके बाद अभी भी अब वो हमेशा टीवी पे आया करती है। हम कभी कभी घर में अगर होते और वो टीवी पे आती है तो हम उसे देख लेते हैं, राम तिली गंगा मैली। और जब उसको देखता हूँ, 85 में ये फिल्म आई थी, 88 में राज कपूर साहब का स्वर्गवास हो गया और हम उनके सेंटिनरी सेलिब्रेशंस में पूरा देश उनके साथ जुटा है। चूंकि वो एक अलग पर्सनालिटी थी और इसी वजह से कहा जाता है राज कपूर के बारे में कि he was larger than the life presence, memorable performances film after film and activities after activities, love for storytelling and a kind of one word, greatest showman of the film industry. That is all राज कपूर साहब को हम उनके 100वीं जयंती पे ये समर्पित कर सकते हैं। और वो इस वजह से कि जब मैं राम तिलक गंगा मैली अभी भी कभी अगर उसे कुछ हिस्से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस मैसेज के साथ उन्होंने वो मूवी तब बनाई थी 85 में, वो आज भी जिंदा है और शायद उसको आज भी उतनी ही रिलेवेंस हासिल है जितनी रिलेवेंस 85 में अवेलेबल थी। और हमने बहुत कुछ उससे सीखना था वो नहीं सीखा आज भी। तो इस टॉपिक पे आज हम इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ 2 अकॉम्प्लिश एक्सपर्ट्स हैं जो राज कपूर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके फिल्मों के मैसेज के बारे में और वे फॉरवर्ड हमें क्या प्रेरणा देती है, इस पे आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बनावट सर के बारे में मैं ये बता रहा था कि वो जो 2 पंक्तियां मैंने उनको समर्पित की हैं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। आप इमेजिन करें, लगभग 350 से 400 घंटे की रिकॉर्डिंग इस वेबिनार सेशन की यूट्यूब पे अवेलेबल है। इमेजिन करें 28 सालों से, पिछले लगभग अब 3 दिहाई हो गया, 3 दिहाई से एक जर्नल निकालना, मल्टीलिंगुअल जर्नल आज के इस दौर में, और सस्टेन करना, और बहुत ऑनरेबल तरीके से लोग मानते हैं कि भाई कम्युनिकेशन टुडे का नेक्स्ट इशू आ गया क्या, इसके साथ उस जर्नल को चलाना ये कोई आसान बात नहीं है। मैं एक जर्नल चला रहा हूं पिछले 17 सालों से, मुझे पता है कि कितनी डिफिकल्टी होती है इसे चलाने में। तो जो बनावट सर बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, मैं जो चला रहा हूं, मेरे पास पूरा भारतीय विद्यापीठ का जितना सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, वो सब अवेलेबल है, लेकिन एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन के जैसे जो काम कर रहा वो अपने आप में सराहनीय है। और हम जुड़ के प्रोग्राम की वैल्यू एडिशन कितना करेंगे, लेकिन खुद अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं कि बनावट सर ने जो सीरीज चलाई है उसमें हमें जुड़ने का मौका दिया है उन्होंने, और वो जुड़ने के बाद भी आज 49th एपिसोड हो रहा है। जल्दी इसके भी सेंटनी सेलिब्रेशन होगी, 200 पे हम जल्दी पहुंचेंगे। So thank you so much, my dear friends. I also take this opportunity to welcome all the friends who have joined from various parts of the country and keep on waiting to join this webinar and wish you all the best. आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिस मेहनत, जिस लगन, जिस कमिटमेंट, जिस पैशन के साथ बनावट सर ये प्रोग्राम करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने रिपोजिटरी जमा की है, आप हर प्रोग्राम की रिपोर्टिंग देखें जो सोशल मीडिया में आती है, उनके यूट्यूब की रिपोजिटरी देखें। आप में से जो लोग पूरा इसको नहीं सुन पाते हैं या आपके जो फ्रेंड्स इनको नहीं अटेंड कर पाए, आप वहां तक इसके रिकॉर्डिंग, इसके लिंक को प्रोवाइड कीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और ये सारा एफर्ट्स कामयाब समझा जाएगा जब हम सब लोग उससे से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें जो रिपोजिटरी क्रिएट की गई है। बिलीव मी, ह्यूज एनर्जी, ह्यूज सेट ऑफ एफर्ट्स
लोग मिलके इसके अंदर डालते हैं बनावट सर की सुपरविजन में, तो जितने लोग इससे लाभान्वित होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। वेबसाइट का लिंक चैट विंडो में प्रियंका शेयर करेंगी, मेरी टीम मेंबर। जो आगे प्रोग्राम्स आते हैं उनमें रजिस्टर करते रहिए ताकि आपको टाइम पे लिंक मिल सके और हमारे साथ जुड़िए। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़िए। आपके हमारे साथ जुड़ने से हमें इंकरेजमेंट मिलती है और ऐसे प्रोग्राम हम अच्छे से अच्छे तरीके से करने में हमें मोटिवेशन रहता है। और इसके साथ कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें इसको याद करें। जब वो YouTube से हमारे लेक्चर सुनेंगे, इतने बड़े विद्वान और एकम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स के सेशंस को सुनेंगे जो अदरवाइज बहुत बार उनको अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो याद करेंगे इस श्रृंखला को, जिसके लिए कोविड के बीच में मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे। एक ऐसा वेबिनार अटेंड करना और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स तक, अपने स्टूडेंट्स तक, अपने कलीग्स तक शेयर करना, यह भी अच्छा करने का काम है। और फिर उससे जो हम लोग काम कर रहे हैं बनावट सर की सुपरबस्ती में, उनको इनकरेजमेंट मिलता है। तो पंक्तियां ये थी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू बनावट सर। सर बहुत बहुत आभार आपकी शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचन के लिए, आत्मीय उद्बोधन के लिए, और जिस तरह से आपने ट्रिब्यूट पेश की राज कपूर के लिए, जिस सरस अंदाज में आपने अपनी बात रखी, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वास्तव में सही है, आपने सही कहा कि राज कपूर सिनेमा के ऐसे शोमैन हैं जिनके व्यक्तित्व के नानाविध पक्ष हैं। पृथ्वीराज कपूर का बेटा स्वयं पृथ्वीराज कपूर, जो सिनेमा और रंगमंच के एक सम्राट कहे जा सकते हैं। फिल्में देखने का मुझे पता नहीं, हमारी युवा पीढ़ी जो सामने बैठी है, सुन रही है इस कार्यक्रम को, कभी कोई फिल्म देखने का मौका लगा नहीं लगा पृथ्वीराज कपूर की। किस तरह से पारसी जो स्टाइल होती थी नाटकों की, उस तरह से फिल्मों में उनका जो डायलॉग डिलीवरी है वो अभिभूत कर देने वाली है। आप पूरा जो हमारा थिएटर का, सिनेमा का ट्रेडिशन है, वो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरह से ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों पर उस परिवार में राज कपूर ने जन्म लिया। पेशावर में, जो अब संयोग से पाकिस्तान का पार्ट है, वहां एक साधारण सा बालक राज कपूर, और ये नहीं कि पृथ्वीराज जैसे एक महान कलाकार के यदि वो पुत्र है तो उसी तरह से फिल्मों में काम करेंगे। स्पॉट बॉय का भी काम राज कपूर ने किया। यही कारण है कि फिल्म की अलविदा को उन्होंने समझा। बहुत जल्दी उनको मौका मिला एक फिल्म में काम करने का, बाल कलाकार के रूप में वो आते हैं। फिर केदार शर्मा के साथ जुड़ करके उन्होंने काम किया, संगीत की शिक्षा ली, कुछ प्रारंभिक फिल्मों में गीत भी गाए उन्होंने, लेकिन उनका मन तो अभिनय और निर्देशन में रम रहा था। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी जब उनका परिवार उनसे मिलने गया तो 1947 की उस नील कमल फिल्म को याद किया, जिसमें अभिनय के माध्यम से राज कपूर का करियर शुरू होता है। और अब आ रहा है 2047, जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं। उस पूरी एक सदी को प्रधानमंत्री ने उन 2-3 पंक्तियों से जोड़ा था, किस तरह से राज कपूर ने वो स्वर्णिम अध्याय लिखा फिल्मों में, और हम कैसे आगे जाने वाले हैं। राज कपूर जिनकी आवारा फिल्म फ्लॉप होती है, वो राज कपूर रुकते नहीं है, झुकते नहीं है, निराश नहीं होता है। मेरा नाम जोकर शायद उनकी जीवनी थी, आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया। 4 घंटे की फिल्म, 2-2 इंटरवल, कोई छोटी बात नहीं थी। फिल्म फ्लॉप होती है, फिल्में फ्लॉप होती रही, वो काम करते रहे, फिल्में हिट होती रही, बॉबी बनाई, एक नया हीरो दिया हिंदी फिल्म को, ऋषि कपूर। नरगिस के साथ उनकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त जमी। वो उस समय के दौर की एक अद्भुत जोड़ी। नरगिस विवाह करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर अपना परिवार छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर नरगिस की शादी सुनील दत्त से होती है। दुर्भाग्य से इतनी महान अभिनेत्री कैंसर के शिकार होती हैं और दुनिया छोड़ के चली जाती है। तो राज कपूर जैसा व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणादायक है। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, एक कहीं ना कहीं सामाजिक संदेश भी था। उस समय की जो व्यवस्था है, उस समय का आम आदमी का जो संघर्ष है, वो उन फिल्मों में उनका कहीं ना कहीं झलकता है। उनका एक गीत
दिल है वो क्या है वो, मेरा पतलून इंग्लिशतानी और सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तब मुझे भी ताशकंद जाने का मौका मिला 2-4 महीने पहले। बच्चा बच्चा राज कपूर के नाम से परिचित है। जो किसी हिंदुस्तानी को देखते हैं इंडिया इंडिया, ताशकंद में वो बोलने लग जाते हैं। और इंडिया मतलब राज कपूर है उनके लिए। और शायद राज कपूर ने उसी मित्रता को निभाने के लिए, जब आवारा फिल्म में वो आवार हूँ वाला गीत था, उसके माध्यम से उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की। और जब उस फिल्म का शो रूस में था, लोग नरगिस और राज कपूर को देखने के लिए उमड़ पड़े, तो उसी के प्रति उन्होंने अपना एक सम्मान और प्यार प्रकट करने के लिए ये गाना उसमें लिखा कि मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिशतानी। तो देखिए राज कपूर कितने मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। आर्थिक संघर्ष, पत्नी के गहने बेचने की नौबत आ गई, गिरवी रखने का। वो आवारा फिल्म में तो जब आर्थिक संकट आ गया तो नौकर से पैसे लेने पड़े चाय पानी के लिए। उसके बाद भी वो कहीं डिगे नहीं, हिले नहीं और आगे बढ़ते रहे। और शायद ऐसे ही जो कर्मठ लोग हैं, इनको हम आज भी याद करते हैं। आप कल्पना कीजिए जिस परिवार के 4-4 पीढ़ियां सिनेमा को समर्पित हो, कितना बड़ा योगदान राज कपूर परिवार का इस फिल्म इंडस्ट्री को है। तो मैं आभारी हूं भाई मृणाल जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि हम क्यों नहीं राज कपूर पर एक इस तरह का वेबिनार आयोजित करते हैं। मृणाल सेन के जब 100 वर्ष हुए थे, उनकी बर्थ सेंचुरी, तब हमने एक वेबिनार किया। कम्युनिकेशन टुडे का स्पेशल इशू हमने निकाला। ऋतिक घटक, इस पर हम अगले वर्ष करने जा रहे हैं, उनके भी 100 वर्ष हो रहे हैं। ये सब कंटेम्प्रेरी एक तरह से 2-4-5 साल का इनमें अंतर रहा, जिन्होंने हमारे यहाँ जो सिनेमा है इसको एक नई दिशा दी, नए अध्याय लिखे। राज कपूर व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था के रूप में उन्होंने कार्य किया। अभिनय, निर्देशन, संगीत, न जाने कितने किस्से उनके प्रचलित हैं। इस समय कुछ अखबार नियमित रूप से छाप रहे हैं। दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। 63 इयर्स किसी कलाकार के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। अस्थमा के शिकार थे और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत का सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार से जब उनको सम्मानित करने की घोषणा की गई, और 2 मई 1988 को जब वो तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन उनके समारोह में मुख्य अतिथि थे, पुरस्कार देने वाले थे, वहां जब उनका नाम बोला गया, अचानक अस्थमा का अटैक आया। ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ था। उनकी पत्नी ने, उनके पास मिनी सिलेंडर था, कहते हैं कि वो उसको लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सांस में उनको दिक्कत आई, अटैक पड़ा। राष्ट्रपति ने सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके राज कपूर वहीं उनकी सीट पर जाकर के सम्मान दिया, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी और वो लगभग अचेत अवस्था में आ गए थे। वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म पत्रकार प्रदीप सरदाना उनके साथ थे। उसी समय राष्ट्रपति की जो एम्बुलेंस थी, उसी में उनको ले जाकर के एम्स में ले जाया गया और उन्होंने कहा कि आई विल डाई, अब मैं बचूंगा नहीं। और उनके ये जो वो लगभग मूर्छित थे, अचेत हो गए थे। और 1 महीने बाद 2 जून 1988 को हिंदी फिल्मों का ये महानायक इस दुनिया को अलविदा कर देता है। तो देखिए जीवन में कितने उतार चढ़ाव। जब फिल्में पिट रही थी तब उन्होंने अपना आरके स्टूडियो बनाया, और आरके स्टूडियो कितने कहानी किस्से प्रचलित है। मुझे मालूम है ये धार्मिक जैसी पत्रिकाएं थी, होली विशेषांक पे आरके स्टूडियो की होली बड़ी प्रसिद्ध थी। न जाने कितनी कथा कहानियां हैं। मुझे लगता है ये भी एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि वो आरके स्टूडियो अब बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, शायद गोदरेज ने खरीद लिया है अपने वहां पर, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर के कोई आए हैं। और अब मैंने कल परसों कहीं पढ़ा है कि वो उनका जो फ्लैट था जिसमें ये रहते थे, वो भी अब उसी कंपनी ने खरीद लिया है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां लेकर के आ रहे हैं। तो ये विरासत धीरे धीरे हम उसको भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। अब उम्मीद तो की जा रही थी जिनके परिजनों से कि वो उसको संभाल के रखते, कहीं एक स्मृति के रूप में रखते, ऐसे महान कलाकार के साथ जिनका जुड़ाव रहा वो संरक्षित रहता। लेकिन चलिए, अब राज कपूर को शोमैन कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हिंदी सिनेमा को, वो सब हम जानते हैं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से, जो सिनेमा के भी विद्यार्थी हैं, कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, और भारतीय जनसंचार संस्थान जिसको अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस मिल गया है, उसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर के रूप में हैं। टेंकादल में रीजनल डायरेक्टर हैं। अभी 1 वर्ष के अवकाश पर है और निरंतर कुछ न कुछ सृजन में लगे हुए हैं। आपके अनेक उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज और अलग अलग विधाओं में आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पुस्तकों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है। मराठी में हुआ है, बांग्ला में, उड़िया में मूलतः लिखते हैं, उड़िया और इंग्लिश में, लेकिन अन्य भाषाओं में, इवन हिंदी में भी आपके उपन्यास जो हैं वो अनुवादित किए गए हैं। अध्यापन में आने से पूर्व आप उड़िया का एक दैनिक है, प्रमुख दैनिक संवाद, उसके रीजनल एडिटर भी रहे। ईटीवी उड़िया में रेगुलर साइंस रिलेटेड शोज करते रहे। आपने कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए। फेलोशिप के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया की फेलोशिप आपको मिली, उस पर भी साइंस को लेकर के आपने विशेष काम किए हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो मीडिया का उसका पक्ष है, उस पर आपने अपनी डिलीट की उपाधि भी बरहामपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। तो एक तरह से मीडिया और टीचिंग, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनैलिटी पे है। और साथ ही एक साहित्यकार के रूप में, एक संवेदनशील लेखक के रूप में आपने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कम्युनिकेशन टुडे के साथ आपका बहुत लंबा जुड़ाव है। मुझे समस्याओं पर आपका दिशाबोध, मार्गदर्शन मिलता रहा है। विशेष अंकों के प्रकाशन में, इस वेबिनार श्रृंखला में भी आपका शुरू से जुड़ाव रहा है, और इसमें भी नए नए विषयों पर संवाद करने के लिए, एक्सपर्ट्स को सजेस्ट करने के लिए आप निरंतर मेरे साथ हैं। आज की ये वेबिनार भी उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के प्रोत्साहन से ये संभव हो पाई है। मैं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर जो कुछ आपने राज कपूर को जिस रूप में समझा है, हमारे साथ वो अनुभव साझा करें। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी। Namaskar. Am I audible to everybody? Yes, sir, you are. Right. राज कपूर के बहुत सारे विधाएं हैं. He's a multi-talented and multifaceted person. I have thought of introducing Raj Kapoor as a showman. बहुत बार ये कहा गया है कि he is the greatest showman of Indian cinema. Why is so? तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं. मेरे पास एक पीपीटी भी है, which I'll request her to just upload. Yes, sir. Sure. तो उसके साथ मेरे शक्ल भी जैसे आए एक छोटे विंडो में, वो भी देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, खाली पीपीटी नहीं. Most welcome. Right. So can we go to the next slide, please? बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं. राज कपूर के नाम जो है वो राज कपूर था ही नहीं. He was born and he was named as सृष्टिनाथ कपूर. अब ये सोचो, आज की तारीख में अगर राज कपूर के बजाय सृष्टिनाथ कपूर आवारा, सृष्टिनाथ कपूर बॉबी, ये कैसे लगता? तो यहीं से शुरुआत हुआ था. And he was born into a very influential, if you look at the lineage, he was born into a very influential family. दीवान थे, उनके पूर्वज बड़े बड़े पोस्ट में थे, पिशावर में थे. And incidentally, Peshawar has given Indian film industry two of the greatest actors that we have had. One is Raj Kapoor, whose name was Srishtinath Kapoor, and the next one is Dilip Kumar, whose name was A.N. Yusuf Khan. So that was Peshawar's contribution to Indian film industry, besides others. There are others also. So ये जो entertainment है, it ran in his blood because his father was a great entertainer. He was with IPTA for quite a long period. And ये जो IPTA, Indian People's Theatre Association, this was an organization of intellectuals, dramatists, literateurs, little left to the center. Actually, say little. They were leftists. And they wanted to change the society. और नाटक के माध्यम से, लेखन के माध्यम से वो ये दुनिया को बदलना चाहते थे. And they had that empathy for the marginalized. तो ये जो हमारे पृथ्वीराज कपूर की IPTA के साथ जुड़ा होना, that also impacted Raj Kapoor as a filmmaker. और इनके साथ और दो व्यक्ति भी जुड़े. एक है
ख्वाजा अहमद अब्बास, एक है शैलेंद्र. शैलेंद्र is a lyricist. Khwaja Ahmad Abbas, he wrote his stories. Many of his films were written by Khwaja K. Abbas, including Mera Ram Joker, and directed also by K. Abbas. तो ये जो एक ट्रोइका है, हमारे राज कपूर, के अब्बास, शैलेंद्र, ये और उनके पिता के जो छाप है, ये एक अजीब सी उनके अंदर पर्सोना क्रिएट किया, जहां एंटरटेनमेंट भी है, बिकॉज हिज फादर वाज इनटू ड्रामा एंड ही हैड टू टूर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू परफॉर्म, राइट? And he had this IPTA background. K. Abbas had IPTA background. So did Sailendra. In fact, Sailendra refused to write the lyrics when Raj Kapoor offered him to write lyric for his film Aag. He refused. The mainstream cinema mein kaam nahi karunga. It was Raj Kapoor's greatness that he again offered him that opportunity when he actually needed the money. And thereby, a troika was created which ran for quite some time. इसके बारे में मैं बाद में बताता हूं. So let us see Raj Kapoor as an actor first. He began his career, I should say, he began his career at 10 o'clock. He appeared in a Hindi film. It was called Inqilab, 1935. Next. उसके बाद आज जो रोल किरदार में आए वो है 1947 में. It was a romantic drama called Neelkamal opposite Begum Para and Madhubala. These facts are there in Wikipedia and other thing, but I'm going to give you a wide sweep so that we can understand why Raj Kapoor is called a showman. ये है उनकी यात्रा एक्टर से. उनकी जो पहली फिल्म है वो थोड़ी बहुत चली, बट उनकी नेक्स्ट 3 सिनेमा नहीं चली. येल यात्रा, दिल की रानी, चित्तूर विजय, ये नहीं चला. In 1948, he founded his own banner called RK Films, and his directorial debut film was a musical drama called Aag. Nargish also acted in that. एवरेज हुआ था, बिल्कुल फ्लॉप भी नहीं हुआ था, बहुत रेव रिव्यू भी नहीं हुआ था, एवरेज उनकी था. एंड दैट वाज इट. द नेक्स्ट फिल्म वाज अ ब्लॉकबस्टर. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? द नेक्स्ट फिल्म वाज द ब्लॉकबस्टर, राइट? एंड व्हिच वाज आवाज Barsat. Barsat was one of the greatest hits of that point of time. After Andaz and Barsat, both of which were released in 1949, right? Then Raj Kapoor almost became one of the leading male stars. तब leading male star में थे दिलीप कुमार जी थे, देवानंद जी थे, and Ashok Kumar ji थे. Kismat was a big hit. And then Ashok Kumar was also considered to be one of the leading male stars. Raj Kapoor became one of them, right? बरसात की ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसके और एक भी पोस्टर है जिसको लेके बाद में आरके जो फिल्म्स की जो लोगो है, ये राज कपूर और नरगिस के एक पोज को लेके किया गया था. नेक्स्ट. How did this tramp persona came? I was talking to you about about the IPTA leftist socialist influence on Raj Kapoor. The tramp persona that probably he created for himself fitted into this narrative, right? Like Charlie Chaplin, समाज के बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड लोगों में से एक हैं, थोड़ा फनी भी हैं, बट दिल का बहुत साफ है. दैट इज द ट्रम्प कैरेक्टर. पिक्यूलियर सी ड्रेस होगी,
I have therefore put two pictures together. आप देख सकते हो राज कपूर एंड चार्ली चैपलिन. एक तरह की टोपी है, ड्रेस ओवरसाइज्ड कोट है. ये मूछें राज कपूर की थोड़ी लंबी हैं, इनकी थोड़ी छोटी हैं, व्हाटएवर. तो दिस ट्रैम्प कैरेक्टर was modeled on Charlie Chaplin, but the making had this socialist thoughts. आवारा में देख पाएंगे आप, श्री 420 में देख पाएंगे, which were released between 1950s to 1955. इन मेरे नाम जोकर में भी इसकी एक झलक, चार्ली चैपलिन की पर्सोना की एक झलक, which like famously Charlie Chaplin had said, I cry in the rain because nobody can see my tears coming out. So that came out very loud and clear in Mera Naam Joker. Unfortunately, Mera Naam Joker did not click. In fact, it was a disaster. It became a cult film later. Probably people at that time expected something else and got something else, and probably they were not ready for a film like Mera Naam Joker. And it was probably too long. At 4 hours, some minutes running time, it was probably too long. Probably people expected something else, whatever may be the reason, but it broke the economic backbone of Raj Kapoor. But so man as he is, and he had this never die spirit, which he lost towards the end, absolute end. I'll come to that later. So he bounced back with Bobby, which he directed himself. Mera Naam Joker was not directed by Raj Kapoor. It was written and directed by K. Abbas. Right. So in matured age also he did some comic roles. जासूस की किरदार उन्होंने निभाया. एक फिल्म एंड में बनी नहीं, जो रुक गया, some legal issues, वो भी वो जासूस थे और वो कॉमिक रोल में थे. नेक्स्ट, कुछ सिनेमा वो पैट्रियोटिक थीम में भी थी. यहां आप एक अलग एंगल देख सकते हो. लाइक the socialists were somehow not satisfied with the society, not satisfied with the present system, and they always they thought that they are not doing well. I mean, let's break it and bring in a new society. But with that also, Raj Kapoor somehow brought in patriotism. His films like Aag, Shri 420, जिस देश में गंगा बहती है. India, consider, ladies and gentlemen, India has just attained its independence, a bloodbath independence, after a struggle of 190 years. Right? And there was a lot of problems in the newly independent India. In all these films, he celebrated that spirit of resilience, the spirit of nation making. In some way, they are patriotic films as well. उसके साथ फिर आप देखोगे रोमांटिक थीम में सिनेमा. In fact, his chemistry with Nargis was legendary. I mean, in personal life, they were also involved. That's what Rishi Kapoor told in his biography. But the chemistry was crackling, and chemistry was visible. He made 16 films with Nargis, 16, including 6 of his own production. और बहुत सारे फिल्मों में आप रोमांटिक थीम, probably Bobby was one of the first teenage romantic films of India. Teenage romance की बात कर रहा हूं, with a kind of a sexuality which was not prevalent at that point of time.
मुझे याद है राज कपूर की पहली फिल्म जो मैंने देखा था वो है बॉबी, एंड इट वाज 73 रिलीज। सो एट दैट टाइम मेरे 9th की 10th होगा, नहीं उससे 8th, and we were living in a small town. There was a small one screen cinema hall, और small town में जैसा होता है ना, ये फिल्में है ही नहीं बच्चों के लिए, एंड एट क्लास 8 वी वर कंसिडर्ड एज बच्चा। तो अब छोटे टाउन में हर कोई हर किसी को जानता है, इवन बुकिंग क्लर्क भी जानता है बच्चों को। तो बट देन वी सॉ दैट फिल्म, we risked getting do thappad at home, and we went and saw that film, and it created something in our hearts, you know. ऋषि कपूर भी बहुत यंग थे तब, इट वाज हिज फर्स्ट डेब्यू फिल्म। हीरोइन भी बहुत कम उम्र की थी, and we could relate, and it was for the first time that Indian audience saw probably the teen romance. So the debacle of Mera Naam Joker, which is an out and out philosophical film, to a crackling romantic romance. That, ladies and gentlemen, is the range of Raj Kapoor, and that is why he is considered as the greatest showman. In his acting, he had range. In his choice of films to make, he had that kind of range. Right? He had a keen musical sense. I'll come back to that. Now, as a director, he founded his iconic RK Film Studio. Unfortunately, the studio premises will be gone. So in 1948, he debuted as an actor, as a director with AG, 1948. Showcased his versatility as an actor and filmmaker in landmark films like Barsat, 1949, Awara, 51, Sri 420, 1955, Sangam. Sangam is another film in which you have two heroes and one heroine. Right? The perennial triangle, love triangle. फाइनल डायरेक्टोरल वेंचर जो उनका था वो था राम तेरी गंगा मैली। अगेन राम तेरी गंगा मैली, you will see the confluence of two completely different thoughts. एक समाज की उस वर्ग की बात किया जा रहा है, और कैसे गंगा who should be pure, girls who should be, वो कैसे मैला हो रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, and consider the kind of bathing scenes that he introduced in that film, which was also almost unthinkable in Indian cinema at that time. So ये दोनों चीजें, दोनों धाराएं उनके अंदर समान भाव से था. That's why he's a showman. Next. The range, ladies and gentlemen, see the range from socialistic theme, Jaagte Raho, to pure entertainment, Bobby. The range, see the range, with same kind of conviction, with same kind of finessing. That is why he is great. Patriotism, romanticism, pure entertainment, every kind of film. He was either he met or he was involved in. So he understood filmmaking. He was into very many genres. Next. अब हम बात करेंगे उनके, हाँ, मेरा इसके बाद ही वो बात करेंगे, हम उनके गानों की बात करेंगे. मेरा नाम जोकर was a turning point in his life as a filmmaker. मेरा नाम जोकर के पहले की फिल्म और मेरा नाम जोकर की बाद की फिल्म में आप थोड़ा अंतर देखोगे. Immediately after मेरा नाम जोकर, as I told you, he did this Bobby. उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी को लेके एक फिल्म था, प्रेम रोग. उसके बाद राम तेरी गंगा मैली.
right? It was a magnum opus, the most expensive film that Raj Kapoor made, and it flopped. And it brought him almost to the brink of bankruptcy. But he never backed out. He bounced back with Bobby. मेरा नाम जोकर के बारे में राज कपूर एक इंटरव्यू था, उनमें उसने इसके बारे में कहा, क्योंकि कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ये वीडियो शायद ही हम ना दिखा पाए इसको। ये यूट्यूब में भी है, मैं बता देता हूं इसकी जिस्ट में वो उन्होंने क्या कहा था। बड़ी खूबसूरत अंदाज से उन्होंने कहा था, ये यूट्यूब में भी ये वीडियो है, आप देख सकते हो। उन्होंने ये कहा था कि उनसे पूछा गया था कि आपकी नजर में कौन सी फिल्म सबसे अजीज है, सबसे आप आई मीन यू लाइक विच फिल्म डू यू लव द मोस्ट। उन्होंने ये कहा कि वैसे तो सारी फिल्में मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं, तो आई लव देम बोथ, बट जो फिल्में नहीं चली, लाइक द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने कहा जो फिल्में नहीं चली उनके साथ लगाव ज्यादा हो जाता है, बिकॉज दे डिडंट डू वेल। ये उन्होंने कहा था मेरा नाम जोकर के बारे में। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज यूएसपी। His USP is one, showmanship. Second, the way he builds narratives. आप उनके डायरेक्टेड जितने भी फिल्म देखोगे, उसके नैरेटिव्स की बिल्डिंग की जो तरीका है, that is quite unique. Bhavna is doing her PhD on film studies. She'll be probably throwing more light on this, the building of narratives in visual media. उनके डायलॉग देखो, उनकी म्यूजिक सेंस देखो. He has given probably the best music, one of the best, I shouldn't say the best music that Indian cinema has to offer. The troika of Raj Kapoor as a director, then K. Abbas as writers, right? Shankar Jaikishan as music director. They have made together, Raj Kapoor and Shankar Jaikishan, they have made 18 films. 18. Some of the greatest hits of Indian cinema till date is from this. And lyricist हैं शैलेंद्र. जितने भी राज कपूर के आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, most of them have been done by this troika. Only after Jaikishan died, then he started working with other film directors. And Mukesh, yes, I was forgetting Mukesh. Many of songs of Raj Kapoor on screen was sung by Mukesh. So at one point of time, Mukesh became Raj Kapoor's voice. So much so, जब मुकेश की देहांत हो गया, तब राज कपूर ने कहा मैंने मेरे वॉइस खो दिया. After Mukesh, it was Manna De who sung for Raj Kapoor the maximum number of songs. So one thing maybe you can notice that he used to work with limited people for a very long time. शंकर जयकिशन 18 फिल्म्स किए हैं, नरगिस के साथ 16 फिल्म्स किए हैं, हमारे के अब्बास के साथ ऑलमोस्ट 10-12 फिल्म्स में वो इन्वॉल्व थे, लाइक एज ए राइटर और एज ए डायरेक्टर, है ना. उनके साथ, मुकेश के साथ, मन्ना दे के साथ, ये जो एसोसिएशन, एंड ही वाज इन्वॉल्व विद देम एट सच अ डेंस लेवल, दैट प्रोबेबली was one of the many reasons of his untimely death. उनकी बेटी ने बहुत इंटरव्यू में भी कहा है, लिखा भी है कि एट द एंड वो शंकर जयकिशन चले गए,
नरगिस तो इनके सुनील जी के साथ उनकी शादी भी हो गई, उसके बाद वो उनकी डेथ भी हो गया। बहुत से क्लोज जो फ्रेंड्स थे राज कपूर के, बहुत सारे चले गए थे। So he felt very lonely and he used to talk about them all the time. उस जमाने की बात, वो उनकी बात. So he felt kind of lonely towards the end, but we'll come to that later. और एक चीज था उनके, जो सेंस ऑफ टैलेंट, किसको कहाँ बिठाया जाए. In fact, he approached Shailendra for आग. आग के लिरिक लिखने के लिए शैलेंद्र को, who was involved with IPTA and who used to be a poet, वो लिखते थे ज्यादातर, है ना. तो उनको उन्होंने कहा कि आप आइए और मेरे फिल्म की गाना लिखिए. शैलेंद्र रिफ्यूज्ड. Then 2 years later, Shailendra was in deep financial crisis. उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उनके पैसों की जरूरत थी. And then he came to Raj Kapoor. Raj Kapoor immediately asked him to write 2 songs, and for that he paid 500 rupees to Shailendra. Back in 48, 49, 500, you'll realize the value of 500 rupees. 2 गाने. And वो 2 गाने भी आइकॉनिक. वो 2 गाने प्यार मोहब्बत की ज्यादातर नहीं था, वो थोड़ा फन गाना भी था. Right. So, Raj Kapoor died in 1988. बस दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने की कुछ ही दिनों में. At the end, as I told you, कि उनके जो करीबी दोस्त थे वो छोड़ के चले गए थे. हसरत जयपुरी भी चले गए थे. He missed that era. Next. So he was suffering from this bronchitis. और एक थे, ये कपूर खानदान का, I don't know, many people say that, कि कपूर खानदान की खान पान में बड़ा रुचि है. राज कपूर को तो था. तो unrestricted diet and bronchitis and the rigorous lifestyle that he used to maintain, काम करते रहते हैं. तो that brought about his end little too quickly than many would have expected. After राम तेरी गंगा मैली के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हो गया था, and he was suffering from broncho asthma and this. Ladies and gentlemen, his legacy comprises not only of phenomenal films that he acted in or he made. It's a combination of everything. The kind of films he acted in, the kind of films he directed, the kind of films he made, the kind of people he scouted and offered to the film industry, the kind of soft power he built for India, right? His films was popular in not only in Russia, like he was kind of an iconic star in Russia, but entire Middle East and beyond. His films were popular. He took Indian films to that part of the world. ये सब मिला के आप देखोगे, Raj Kapoor was a showman, and his showmanship gave Indian films a kind of worldwide legitimacy. I shouldn't say legitimacy. Legitimacy will be a wrong word. A worldwide acceptance and kind of credence. Credence probably will be the right word, right? एक acceptance worldwide, एक acceptance, एक credence, एक love, ये दिया था. And that's why, ladies and gentlemen, Raj Kapoor is one of the greatest showmen of Indian cinema has ever had. The last slide. Last slide दिखाना बेटा. The last. Like
Next. Okay. I think there's some issues there. Okay. So at the end मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राज कपूर की लिगेसी ये इंडियन सिनेमा की एक धरोहर है। आज उनकी सेंटिनरी पे ये जो हमने वेबिनार इज अ ट्रिब्यूट टू द शोमैन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत आभार भाई मृणाल जी। आपने मृणाल राज कपूर के जीवन के विविध पक्षों के आधार पर उनके पूरे कृतित्व को जिस तरह से प्रस्तुत किया, राज कपूर के उस योगदान को समझने के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन आपका ये प्रयास था। किस तरह से उन्होंने फिल्मों में जो उनकी व्यापकता, विविधता थी, विषय वैविध्य था, राष्ट्रीयता से लेकर के सामाजिक चेतना और वहीं मनोरंजन से लेकर के वो रोमांटिसिज्म, किस तरह से उन्होंने विभिन्न फिल्मों में ए अब्बास, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, मुकेश, पन्ना डे, ये विभिन्न क्षेत्रों के उस समय के जो शिखर पुरुष थे, एक तरह से उनके साथ काम करके अपने दर्शकों को जिस तरह की फिल्में दी, अपार स्नेह दिया, मुझे लगता है वो उनके उस अद्भुत चरित्र की एक निशानी है। अपने पिता से, जिस इप्टा की आपने बात की, इप्टा के माध्यम से उन्होंने उन सामाजिक सच्चाइयों को, उन सामाजिक विद्रुपताओं को गहराई से समझा था। शायद पृथ्वीराज कपूर की ही व्यक्तित्व की छाप कहीं ना कहीं उन पर पड़ती है और वो फिल्मकार, कोई भी श्रेष्ठ कलाकार, फिल्मकार, साहित्यकार, वो अपने समाज से कट के नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने उस पूरे दौर में जिस तरह से परिवर्तन आया, उसी के अनुरूप, जैसा आपने कहा कि नैरेटिव्स तैयार करते हुए अपनी बात उस कैमरे के माध्यम से कहने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भावना आचार्य को। और जब भावना जी को मैं आमंत्रित करता हूं तो मुझे वो दिन याद आता है जब मृणाल जी ने ढेंकानाल में मुझे क्लास के लिए बुलाया था, और जब मैंने वहां कुछ क्लास ली थी तो भावना भी वहां एक विद्यार्थी के रूप में बैठी थी। और जब पहली बार उसके बाद मुलाकात हुई तो एक शिक्षक भावना के रूप में हमारी इनसे मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है किसी भी शिक्षक के लिए ये एक गर्व की बात होती है कि जिन विद्यार्थियों को, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया हो, उन्हीं के साथ फिर मंच शेयर करने का उन्हें मौका मिले। भावना आचार्य, इन्होंने करीब 2.5-3 साल तक भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का जो ढेंकानाल इनकी ब्रांच है, वहां पर अध्यापन कार्य किया। और अब ये पूरी तरह से अपने रिसर्च में, जैसा मृणाल जी ने भी कहा कि फिल्म स्टडीज इनका एक प्रिय विषय है, तो उसमें एक तरह से आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। टीचिंग में आने से पहले आपने हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया, उसके दिल्ली और कोलकाता एडिशंस में आपने कॉपी एडिटर के रूप में आप लगभग 3 वर्ष तक जुड़ी रही। और आपने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया और अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा इसकी उपाधि प्राप्त की। पुणे का जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है, इनका भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है, जो इनका 1 महीने का 40 डेज का फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता है, जिसके माध्यम से हम पूरी उस फिल्म विधा को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, यदि उनके फिल्म में रुचि है, फिल्म क्रिटिक बनना चाहते हैं, फिल्म को एज ए मीडियम समझना चाहते हैं, तो ये FTII का कोर्स उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो भावना जी ने ये कोर्स भी पुणे से किया है, फिल्म एप्रिसिएशन का। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि मृणाल सेन पर हमने एक स्पेशल इशू मृणाल जी की पहल पर निकाला था, तो मृणाल जी उसके गेस्ट एडिटर थे और उसके एक एसोसिएट या सहयोगी एडिटर के रूप में भावना आचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस अंक के प्रकाशन में आपने हमें दिया था। इसके अतिरिक्त आप अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखती रही हैं, और IMC में अध्यापन के दौरान कुछ विशिष्ट विषयों पर केंद्रित मोनोग्राफ जो प्रकाशित किए गए, चाहे वो पार्टीशन के लिटरेचर को लेकर के हों या मीडिया के अन्य पक्षों को लेकर के हों, उसमें भी मृणाल जी के निर्देशन में आपने काफी पब्लिकेशंस में अपना सहयोग दिया है।
तो इस विषय पर चूंकि फिल्म स्टडीज की एक तरह से शोधार्थी है, रिसर्चर है, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि एक शोधार्थी के रूप में, क्योंकि आपने इस पूरी यात्रा को किस तरह से राज कपूर की देखा है, जिस यंगस्टर्स या यंग जनरेशन की बात मृणाल जी कर रहे थे, हालांकि 88 में तो राज कपूर जी का मतलब उन्होंने अंतिम सांस ली थी, तब तक तो शायद मेरे ख्याल भावना जी ने कोई उस तरह का समझा भी नहीं होगा देश दुनिया को। तो आज के दौर में जब आज की ये सारा फिल्मी दुनिया है, उस जो हमारे ये जो एक तरह से पायनियर्स हैं, उन्हें वो किस रूप में देखती हैं, समझती हैं, अपने कुछ अनुभव, अपने शोध अनुभव हमारे साथ साझा करें भावना आचार्य। धन्यवाद सर। मैं भी मेरी आवाज आ रही है सर क्लियरली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं बस पीपीटी शेयर करती हूँ सर। फिर से मुझे शायद प्रेजेंटर के रूप में डालना पड़ेगा मैम। So as sir said, actually Raj Kapoor died in the year 1988 and I was born in the year 1989. So I was born even after he was dead. But the phenomena and the kind of impact he had on Indian cinema at large has been ever so prominent. So as a student of film studies and more so my specific area of interest is in Hindi cinema. So Raj Kapoor as a very valid persona can never be ignored. So before starting my presentation, I would like to say a few words about Minal Sir's presentation, which actually encompassed the entirety of Raj Kapoor's journey. And I don't think I have much to add to that, because even as a scholar of film studies, sir has given a lot of inputs on Raj Kapoor's legacy for over 100 years. So I don't think I'll be able to throw much light or more light on this topic, but I'll make an effort to talk about Raj Kapoor's some important aspects. Actually, when we want to talk about Raj Kapoor, अगर हम Raj Kapoor की बात करने जाएं तो we have to take into account that he was not just a director, he was not just an actor, he was not just a producer, he was, as Minal sir said, he was a multifaceted personality. And so I don't think even I'll be able to do justice to the entirety of his career, which ran for about 4 decades, if I'm not wrong. So 40 years का career था उनका. So I don't think कि वो एक 10-15 मिनट के प्रेजेंटेशन में हम बता सकते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. But so I will only talk about a few aspects of Raj Kapoor's personality. So there are 3 critical points that I'll talk about. One is Raj Kapoor as a comedian, जो सर ने भी बात की कि how Raj Kapoor was greatly influenced by Charlie Chaplin at one point of time in the initial stages of his career, and thereafter he moved on from that tramp image and he made other films. But for a long period of time he was quite influenced by Charlie Chaplin's work and how it represented in the context of Hindi cinema. We'll talk about that, and if there were some similarities and some difference there, we'll talk about that. And second point that I want to highlight over here is how Raj Kapoor was India's soft power pioneer at a time even in the 40s and 50s, when, if we talk about politically, India had just gotten its independence, and at that time the kind of soft power which was generated from Bollywood was not even a term at that time which was coined. So I may say Indian cinema. So Raj Kapoor played a very important role in becoming the pioneer as the soft power and taking it forward. Even though the coinage of the term itself, what soft power did in political terms, in economic terms,
for a country like India at that point of time was not well known, and but Raj Kapoor was a trendsetter. I would say that how he carried the importance of some elements of India, and that was actually very much relevant, and people could connect it with from all around the world. So, and lastly, again, as Sir said, that he was the greatest showman alive. So there is no two ways about it, that obviously he was the greatest showman of the millennium, at least. And now Indian cinema is over 100 years old. So, and Raj Kapoor and his legacy lived on for over 4 decades. So I don't think any other person could have such a relevance for such a long period of time. And if we talk about his legacy, it's still going on, because obviously the fourth generation with Ranbir Kapoor is still working in the Hindi film industry, and who knows, his children will also enter into the Hindi film industry someday. So it's the fourth generation, starting from Prithviraj Kapoor to Raj Kapoor, and then Rishi Kapoor and his child Ranbir Kapoor is still going on. So let me start with talking about very generally about how we all talked about that he was born in Peshawar, and alongside that Dilip Kumar was born, I think, 2 years before Raj Kapoor was born. And at that point of time, सर आवाज आ रही है सर क्लियरली? बस मुझे यही जानना है। जी मैम आ रही है। आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू कीजिए। हम ठीक है, ठीक है। तो सर मैं यही कह रही थी कि तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद, they were the triumvirate of हिंदी सिनेमा हीरोज। इफ वी टॉक अबाउट दैट, कि जो त्रिमूर्ति थी उस टाइम की, तो थे राज कपूर और दिलीप कुमार और देव आनंद। तीनों के स्टाइल and presentation and the kind of films they espoused, the kind of films they promoted, the kind of films they backed were quite different, and that's how they connected with the masses. Dilip Kumar was known as the tragedy king, and Dev Anand was known as the style icon, and he was more about the nuances of style, and he presented a very unique style in his films, while Raj Kapoor was kind of the middle person. And I would not actually say that he tried to take the aspects of both, but actually he did in some films, as sir talked about Mera Naam Joker. Actually Raj Kapoor directed that film. मेरा नाम जोकर उन्होंने डायरेक्ट की थी। के अब्बास ने लिखी जरूर थी, लेकिन राज कपूर हैज डायरेक्टेड 10 फिल्म्स इन हिज करियर ऑफ 40 years, तो उन्होंने 10 फिल्में की थी डायरेक्ट, and मेरा नाम जोकर was one of them. We'll talk about मेरा नाम जोकर in detail. थोड़ा सा मैं बात करूंगी क्योंकि सर ने बहुत सारी डिटेल्स दे दी हैं मेरा नाम जोकर के बारे में। But coming back to the triumvirate of Dilip Kumar, Raj Kapoor और देव आनंद, they were the 3 actors who were quite influential at that time. And before even becoming an actor, and before even entering the stage as an actor, Raj Kapoor worked as a stage actor, production manager, art director, everything. He helped his father in a lot of ways before entering into the realm of acting. And his first film role, as we talked about, was at the age of 10 or 11. He started as a clapper boy at Bombay Talkies. So at that point of time, if I just want to build the scenario of how the Hindi film industry worked, so there was the studio system, and the studio system is non-existent now. So at that time, studio system बहुत ही परसिस्ट कर रहा था उस टाइम पे। तो बॉम्बे टॉकीज था और भी बहुत सारे स्टूडियोज थे at that point of time, and actors were attached to studios, and they were not attached to say any other, like a proper production house or something. So studios had their own actors, had their own, you know, all the crew members belonged to one studio. So that's how the studio system worked in Hindi cinema for quite a long period of time, in the 40s and 50s. And later on we changed, obviously the ball game changed entirely, and we had to adopt a newer system for production. So in 1948, RK Films was
was started, and Raj Kapoor started RK Films with the film Aag. So let me talk about Aag and Barsat for a little while, because Aag और बरसात ये दो ऐसी फिल्में हैं जिसमें ये ट्रैम्प कैरेक्टर और उनका ये जो चैपलिन का कैरेक्टर ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ था. At that time, Raj Kapoor actually portrayed a very different solemn role. तो बहुत ही एक नॉर्मल solemn रोल उन्होंने पोर्ट्रे किया था इन these two films, particularly आग और बरसात. They were quite different from his later on films like आवारा, श्री 420. इनके फिल्म से ये बहुत ही अलग फिल्में थी दोनों ही. And with the setting up of RK Films, he wanted to produce films which spoke to the common man, which spoke to the common people, but in a very different way. I think he then molded into the character of Tramp with Shri 420 and Avara, which was again talk to the common man in a very, I would say, the comedic undertones in his films were apparent only with Shri 420 and Avara, and later on all those films that he did. But Aag and Barsat were quite different. They were a quite different Raj Kapoor. And if you see Raj Kapoor in these two films particularly, then he portrayed a very solemn character and very grounded to, a little bit grounded to reality, though the theatricality was obviously there because, you know, he belonged to the theaters and he had that theatrical persona. Unke actions, unke dialogues, they were very theatrical in nature. Expanded into a full-scale studio at Chembur in Bombay 1950, continuing with Mehboob, Kardar and Saurabh Modi. ये और सारे ये स्टूडियो ट्रेडिशन चल रहे थे in the post independence period. Post independence period में Ashok Kumar was also attached to one studio. So many actors were attached to these studios, and the studio system was quite prevalent, as I said. So the screen persona makes repeated references to Chaplin's Tramp that came later on. As I said, that वो आया उनके पहले दो फिल्मों के बाद ही आया आवारा, श्री 420, इन सब फिल्मों में आया. But Kapoor also asserted his debt to Capra, who is Frank Capra. उनकी पहली मीटिंग की भी उनके Capra ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में he has written about it. Frank Capra was a very famous writer, and he has written about their first meeting. So he has some nuances. He tipped his hat to Frank Capra in some of his films. Obviously, D. Seka के बहुत सारे फिल्मों से भी उन्होंने वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे. I would urge people to watch some films from Frank Capra and Desika की कुछ फिल्में देखें तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे कुछ nuances Raj Kapoor has taken from those films and embedded in his films. So that is, that is a single most brilliant quality of Raj Kapoor, that he could carry these nuances from these international films and these internationally acclaimed directors, but make it a very culturally relevant aspect in Hindi cinema. Because Hindi cinema ka culture is very much deep rooted to our Indian mythology and say, Indian roots, जो कि बहुत ही आप बात करें यूरोप की, अमेरिका की, at that point of time is very culturally different. जो हम चैपलिन के भी बात करेंगे when we talk about how Charlie Chaplin and Raj Kapoor actually had a very he embedded some of the Charlie Chaplin's Chaplinesque persona in his films, but how it differed culturally, I'll talk about that. So some earlier films, especially Avara and Shri 420, was scripted by K.A. Abbas, and many other films, as Sir mentioned, that K.A. Abbas has written for Raj Kapoor, and apart from that, he has also directed some films where Raj Kapoor has worked with him. So obviously that became a very strong bonding. Evinces a sentimental approach to social reform, presenting political independence as a loss of innocence in exchange for stability, condensed into the persona of the mother lover as played by Nargis. So ये इनकी जो that combination of films that he has written and made with K.A. Abbas, obviously Raj Kapoor has not written, K.A. Abbas has written many of his films. तो राज कपूर ने भी फिल्में लिखी हैं, लेकिन वो बहुत ही
बाद में फिल्में लिखी हैं जो के अब्बास की स्क्रिप्टेड फिल्मों में उन्होंने काम किया है. So the kind of social reform he presented, it is very deep rooted at that point of time and very, culturally relevant, economically, financially. If we talk about at that time, it was India had just gotten its independence. People, many of the young people in the society were either jobless or looking for work, and they had a good vision of how the country should be, how the country should provide for them, how the country should help them, attain some kind of decent employment, and they had hopes for a better future. And that was very much present in Raj Kapoor's films. And obviously with Nargis, he did so many films. I think 16 films he has made with the actress Nargis. The last film मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी that he did with Nargis was Chori Chori. Again, Chori Chori is a film which was inspired by a Hollywood production called It Happened One Night. उससे वो पिक्चर बहुत इंस्पायर हुई थी. In fact, the entire storyline has been taken from that. It Happened One Night, and coincidentally, Chori Chori is one of my favorite films of Nargis and Raj Kapoor, even though it's not directed by Raj Kapoor. But it's a very the story. If we say in the 1950s, a story like Chori Chori was when I watched it for the first time as a young teen, I might have watched it, and it spoke to me in a very contemporary way. Even though it was made in 1956, the woman had agency. The lead female lead protagonist had agency. She could take a lot of decisions which the society never allowed her to take, even though at this point of time I would not agree with her, leaving her family and going away like this without informing anyone. But as a teenager or as a young person, these kind of rebellious attitude was hardly seen in Hindi cinema, especially from a woman character. So I would also suggest this carried on to many of Raj Kapoor's later films, where his all his entire female protagonists, always they had agency, they had something to say, they had something to contribute to the society, and many of them were working women. And even if they were not working women, they had some role to play in the transformation of the male lead. ऐसा नहीं है कि they were just bystanders, because at that time, if we talk about in comparison to Hollywood films at that time, बहुत सारे female roles at that time उनके यहाँ they were a little sidelined. But women here at that time, even though they were not the main lead, but as the female lead, they could dictate terms in somewhat, or they could say something which had a major impact on the male lead. Now, again, coming back to the kind of formation or the kind of equation he made with the music director at that time, Shankar Jaikishan, and the writer of or the lyricist of his songs, Shailendra and Hasrat Jaipuri. So the kind of liaisoning he did, or the kind of work he did with these artists, is unparalleled. The films achieved immense popularity throughout India and as well as in USSR and in the Middle East. As sir said, Russia के बारे में हम भी बात करेंगे कि Russia का main influence पड़ा as Raj became the soft power pioneer. And obviously in the Middle East, everywhere in the world, Raj Kapoor's films were being noticed at that time. संगम की हम बात करेंगे थोड़ी देर में. संगम, again, it's a very popular film at that time. It was the first color film made by Raj Kapoor at that time. And the songs in that film, the kind of projection of, again, the female lead in that film, and the kind of locations used in exotic Europe at that time. I think it was one of the first films to be shot. Some of the many major scenes were shot abroad. So we'll talk about how it talked to the aspirational Indian at that point of time.
So again, but his films became quite sexually explicit in the 70s after the box office failure of his ambitious Mera Naam Joker. Mera Naam Joker बहुत बड़ी flop हुई थी. It was a big film. It took so many years to make, 6 years to make, and it was again inspired by another film called Limelight, which was released in 1951, and it had a major star cast. Women were a female lead. I think one female lead was a foreign actress at that point of time. So it was a very big investment at that point of time for Raj Kapoor, but it didn't pan out the way he wanted it to make it. So he got back with Bobby. Now, let's focus on how he built his image as a comedian. So, Charlie Chaplin, as we all know, is the greatest comedian in cinema, is a statement many people, I don't think we would contest. Charlie Chaplin is still regarded as a great comedian. And so, Raj Kapoor, for the longest time in the late 40s and in the early 50s, he was highly inspired by how Charlie Chaplin used comedic elements in his films to talk about very important issues. You know what happened, if we talk about the hero persona at that time and how narratives were built around the hero persona in Hindi cinema at that time, there were very few heroes. I think there were hardly any heroes who had that comedic instinct. The comic instinct was not there in the male lead. What was there, we could witness some comic element in the secondary characters who were not the primary lead. The secondary characters had those comedic elements, say Mahmood and other actors at that point of time, and they were always considered second to the male lead. They were never considered the male lead itself. So primarily अगर हम बात करें कि जो कॉमिक हीरो का पर्सोना जो पूरा डेवलप हुआ, I think it was Govinda in Hindi cinema, who was actually the comic hero. इवन प्रायर टू दैट वो ही था कि साइड हीरो ही जो होता है वो कॉमिक अपना टाइमिंग वो कुछ सीन्स करके चला जाता है, and he is never the primary hero. But Raj Kapoor had a very innate quality to include those comic elements in his narrative very cleverly and very astutely, which projected a lot of I would say social issues in a very lighter tone, but how it the message got across to the audience. Raj Kapoor sought to draw on the Chaplinist comedy and in so doing capitalized on the universalistic elements while Indianizing the culture specific ones. मैं इसी की बात कर रही थी जब मैं कह रही थी कि बहुत सारे चैपलिन के यूनिवर्सल एलिमेंट्स थे जो कि like for example, if we talk about his pantomime, जो माइमिंग करते थे, it talked to the universal audience, right? वो कोई देश स्पेसिफिक नहीं था. But when talking about some culture specific, Chaplin के कुछ कॉमेडी में था, it was how the world was in a disarray after the First World War. The Victorian, influence was still there in many elements. So वो जो culture specific था, वो that was only present in those nations which was highly affected by, say, the First World War or these kind of culture specific undertones. But Raj Kapoor actually Indianized. He gave a very Indian tone to those culture specific outlines. Okay, even though he took on very, very many universal themes from Chaplin, but वो अपने culture से, Indian culture से he actually made a very a deep impact when he Indianized some of the culture specific comedy of Chaplin. So this is these are some of the distinction which we'll talk about how Raj Kapoor's comedy and Charlie Chaplin's comedy differed in some sense. I'll explain one by one. So Raj Kapoor was a conformist. In the roles he played, he conformed to the societal guidelines most of the time, though he in some narrative sense he tried to question them, but initially as a characterization of mainly his Raju characters, or as we say till now we have seen that Raj
Raj Kapoor's films have mainly been, his name has been coined as Raj or Raju in many of his films. So he was primarily a conformist, while Charlie Chaplin's characters were primarily non-conformist. And Raj Kapoor made a lot of emphasis on innocence and sincerity, while Charlie Chaplin's emphasis was on self-confidence. Raj Kapoor's characters were anti-hero, whereas Charlie Chaplin's heroes were capable heroes. So Raj Kapoor's films, if you notice in Sri 400 Ways, Avara, in many of such films, the lead character was actually a very anti-hero, even though he made some changes in the denouement that we see while the end of the film. So at that point of time, the anti-hero aspects actually dimmed down. But for the primary act of the film, for the primary narrative of the film, it was the kind of projection was kind of that of anti-hero. So emphasis on moral and metaphysical issues was much more largely by Raj Kapoor, whereas the emphasis on social issues was primarily prominent in Charlie Chaplin's films. So Raj Kapoor's Raju character was dependent on others, whereas Charlie Chaplin's characters were altruistic in nature. City as a metaphor, ये सबसे अच्छा important factor है, which actually distinguish the both इनका comedy is city as a metaphor of opportunity. In many of his films, we'll see कि modernization और city, it's a metaphor for opportunity, job opportunity मिलेगा, and modernization का एक symbol बनता है. But यहाँ पे city was a metaphor for dehumanization. Charlie Chaplin actually talked about how city actually dehumanized a lot of aspect, and he wanted to uplift that. Raj Kapoor's actions were very physical and verbal. Incongruity बातों में उनके बहुत सारे actions में ऐसे बहुत सारे different थे, and Charlie Chaplin में situational comedy बहुत था उनके फिल्मों में. So these are the major difference if we talk about Raj Kapoor and Charlie Chaplin films. But still then we'll say that he took a lot of important aspects of Charlie Chaplin characterization and made it its own in many of his films. Now, let's come to his soft power, how he became a pioneer for a soft power. So I'll just end this presentation in the next 5 minutes because I don't want to take a lot of your time. मैं बस थोड़े ही बात करूंगी how he became a huge pioneer for soft power. Raj Kapoor is hardly extricable from nostalgic reminiscences of India's cozy bilateral history with Russia. His unmatched acceptance in the erstwhile Soviet realm also remains a citable emblem of Indian cinema's globalizing prowess. At that time, Indian cinema का जो global अवतार था वो आया only because of Raj Kapoor's films. While there is no dearth of host to Raj Kapoor's Soviet tries, however, few acknowledges relevance for independent India's soft power, which was still nascent in his times. उस time पे मैंने यही बताया कि soft power as a concept was at its nascent stage, बहुत ही initial stages पे था, and Raj Kapoor played a huge part in building up on that. Alongside that, the Indo-Soviet partnership was not quite organically forged in is often an overlooked observation. Though ऐसा नहीं है कि politically बहुत ही बहुत help हो गया. It was not like it was it could translate into very much political partnership, but still then it helped a lot at that point of time for the governments to build that kind of relationship. So this is how I will talk about how studio system worked, and some with the inclusion of song dance fables, which was not there in many Chaplin films. Actually, ये song dance का formula जब हिंदी सिनेमा का include हो जाता है with the social reform concept, then only it makes a certain kind of impact. So K. Abbas and Kapoor crossed paths when they collaborated to create Awara, obviously in 1951. उससे पहले भी वो लोग इफ्ता में member थे and they knew each other. So I would say that VP Sathe ne actually he clarified and he said
Raj Kapoor was to represent the new post-colonial order. Mihir Bose is another great author who has talked about Awara in clever references to the position of the communists. So, as Sir has also said that they were left-leaning people. So, actually they played a major role. But मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूँगी how Raj Kapoor tried to remain quite, apolitical in many of his stances. बहुत सारी बातें उन्होंने directly ऐसे बोलते नहीं थे, which were political in nature. His concept of, nationhood was how he talked about the landscape, how he talked about the geography of the nation, much more. Though his films were primarily very political in nature, but not, in your face. The works of Rachel Dorr, again, other authors have also mentioned how Raj Kapoor films depicted the idea of nation building and Nehruvian ideology at that time, and his socialistic and secularistic bent of mind reflected in Awara, Shri 420, Jaagte Raho, and many such films. Now, as a showman, sir ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, तो I don't think I'll talk about much about that. मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि as a person, he believed in the concept of, sapna and how he wanted to become sapno ka saudagar. Making a film is like selling a dream. The man in the audience sees the hero beating up 20 people and he jumps with joy. He identifies with the hero and finds that outlet for his own pent-up frustrations. So I sell dreams. So Raj Kapoor has quoted in his works and through his works that, the audience is what you sell dreams to. So he was the Sapno Ka Saudagar and he wanted to be referred to as that. Raj Kapoor's earlier films were set in the context of the theatre, the background in which he grew up, and the source of the melodrama in the Hindi film. Obviously, majority of films were melodramatic in nature, and melodrama as a concept, as a narrative style in Hindi cinema has been prevalent for a long time, but Raj Kapoor took it to another level when he brought in a lot of theatricality to his films. Raj Kapoor's belief in the purity and sacredness of childhood love is seen in Aag and Awara, love and devotion between couples and between mothers and children, and even fathers in the case of Vidya's father in Shri 420 is very much prevalent. Sangam की बात में बस इसीलिए बस मैं point करना चाहती थी कि how he talked about the aspirational Indian as heroes, global travel and depiction of metropolitan cities become a norm with films like Sangam at that point of time. बस मैं यही कह के खत्म करना चाहती हूँ कि राज कपूर सेट्स द स्टाइल फॉर मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, जो आज की डेट में हम बॉलीवुड कहते हैं, उस टाइम पे हम बॉलीवुड टर्म नहीं था. सो राज कपूर सेट द ट्रेंड फॉर द काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम मेलोड्रामेटिक हिंदी सिनेमा जो आज हम बॉलीवुड कहते हैं. He did this through his juxtaposition of the traditional and the modern, while he entwined social criticism with the celebration of wealth. I just want to highlight on the fact that he was, though he was, a socialist, we have often seen that him as a socialist representation, but he was also a very true businessman. वो एक businessman था. He worked at his art with a clear concept of how business works. Hence, when Mera Naam Joker flopped, he made Bobby because he had a clear idea of what sells in this industry, what kind of films people will like. So Bobby was a clear departure from the kind of films he made earlier. So you can see that he had the hang of a businessman, and he had the nuances of how to handle art with the concept of not even a combination of economics attached to it. So his emotional appeal to the poor and the downtrodden, and his giving them not only a voice but letting them sing, was part of his great popularity. RK himself was someone with an emotional response to politics. मैं यही कहना चाहती थी कि वो बहुत emotional थे towards politics, and he was not, directly very political in nature, and he used to not comment also on a lot of political matters. Had a spiritual and mystical love for India, marked by the Ganges, the mountains, the geography. He shared an emotional bond with the people rather than a political nationalism. Yet Raj Kapoor's films were political in their own way. They made a plea for something which is still important for the ordinary person to be seen, to count, to have a voice, to be heard. So that's what I want to talk, that how he had the capacity to blend
the idea of the common man with the kind of music that he presented, with the kind of visuals that he showed, which were obviously, beyond a common man's imagination. So how he came and became a middle ground, and he tried to project the ideas and the aspirations of the common man through his film. So I think that is what represents Raj Kapoor's style of making films, which is quite how he projected the common man with an aspiration which was global in its actually essence. So that's what I want to say. Thank you so much. बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही अपने गहन शोध अनुसंधान के आधार पर राज कपूर के उस पूरे व्यक्तित्व की बहुत ही प्रभावी व्याख्या यहाँ की है। राज कपूर केवल कॉमेडियन नहीं थे, राज कपूर केवल एक्टर नहीं थे, राज कपूर केवल डायरेक्टर नहीं थे। राज कपूर का एक जो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको आपने अलग अलग क्लासिफाई रूप में करके ये बताने की कोशिश की किस तरह से उन्होंने आर्ट को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा, किस तरह से उन्होंने आम आदमी के सपनों को बेचा, किस तरह से उन्होंने मनोरंजन के साथ साथ बिजनेस को जोड़ा। तो एक मतलब उस दौर में ये एक ऐसे कलाकार के रूप में, ऐसे निर्देशक के रूप में उभरे जिन्होंने आम आदमी की नब्ज को, अपने समाज की धड़कन को कहीं समझने की कोशिश की। और जैसी परिस्थिति थी, राष्ट्र निर्माण से लेकर के एक सोशलिस्ट है, जैसा आपने भी कहा कि वो इप्टा से उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव था। तो इप्टा ने जिस तरह से हमारे देश में एक थिएटर के माध्यम से एक सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया, तो उसी परंपरा को इस तरह के जो हमारे कलाकार थे उन्होंने कहीं आगे बढ़ाया। आपने बहुत ही प्रभावी जो इसकी व्याख्या की, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब इसके पहले कि संक्षेप में अपन प्रश्नोत्तर का सेशन रखें, कोई पूछना चाहे, मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के जो दोनों स्पीकर्स हैं उनको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो ये भेंट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं मिस भावना और हमारे प्रोफेसर मृणाल चटर्जी सर, मैं उनको ई बुके और ई सर्टिफिकेट से सम्मानित करूं। सर, दिस इज a gesture of respect and honor from our side. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. ये हमने आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए हैं। बिल्कुल। And thank you so much, sir and ma'am, for your valuable, in-depth, detailed, the way you speak about Raj sir, it is well explained. I guess बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ ही डायलॉग्स मुझे याद है राज कपूर जी के। अभी मैम ने उस मूवी का भी जिक्र किया था, स्त्री 420। तो उस टाइम पर इन्होंने एक थॉट प्रोसेस क्रिएट किया था कि हम किसी को कपड़ों से जज नहीं कर सकते। तो उनका वो डायलॉग था कि हाँ, खा गए ना आप सब धोखा कपड़ों से। तो वो थॉट प्रोसेस उस टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसे हम आज यूज करते हैं कि डोंट जज एनीबॉडी विद इट्स कवर और डोंट जज अ बुक विद इट्स कवर। तो वो सारी चीजें आज तक हम यूज कर रहे हैं और उसे हम बहुत एक एडवांस थॉट की तरह यूज कर रहे हैं। तो द वे मैम एंड सर एक्सप्लेन दिस sir and their thought process is very grateful. Thank you so much, sir. मृणाल जी का सर्टिफिकेट और वो नहीं दिया आपने मेमेंटो? सर अभी शेयर कर देती हूँ। नहीं, केवल भावना के ही आए, मृणाल जी के नहीं आए। नहीं सर, मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करूंगी। ये मृणाल जी का ई मेमेंटो और अब ये सर्टिफिकेट। जी सर, बिल्कुल। और ये देखो। तो चलिए, ये हमारी छोटी सी भेंट आज के इस वैचारिक शाम में, जिस तरह से आपने एक अकादमिक योगदान दिया है, और हालांकि समय तो काफी हो गया है, लेकिन फिर भी चर्चा एक पक्षीय न रहे। कोई भी हमारे मित्र, उनका कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई सवाल हो तो सर मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी। मृणाल चैटर्जी से। जी बताएं। हाँ सर को तो थोड़ा सा मैं बोलूं, बंगाली में बोल देता हूँ।
কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি। आपका ना मेरे को एक राज कपूर के ना फिल्मों के गाने याद आ गए। एक तो सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनारी। और दूसरा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे यारो तेरी बोल। तो दो चीजें याद आ गई तो मैंने बोला आप लोग से शेयर कर दूं। थैंक यू। लेकिन बंगाली में क्या रहस्य बताया आपने, ये हमें भी बताओ आप। हाँ जी, आप कैसे हो? बंगाली में क्या रहस्य बता दिया आपने मृणाल जी? কেমন আছেন আপনি? बोल अच्छा नहीं सर, मैं आपको बंगाली में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी स्कूलिंग कलकत्ता की हुई है। वाह वाह। हाँ जी, हमारे कोई और मित्र? अब मेरे ख्याल कोई सवाल जवाब नहीं है। हाँ, रविंद्र खेड़कर जी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, रविंद्र खेड़ेकर हूँ मैं। सर मैं पिछले कई महीनों से आपका सीरीज को सुन रहा हूँ। चटर्जी सर भी रहते हैं, सभी आप भी, और सबको प्रणाम मेरी तरफ से। और बायोपिक फिल्मों पर मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ, PhD का मेरा, और सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में मैं अभी अध्यापन कार्य कर रहा हूँ नेट के साथ। और रियली सर दिल को बड़ी प्रसन्नता हो रही कि फिल्मों पर जब बात होती है और राज कपूर की बात होती है, जो भी रहे हैं तो अपने समय के और अपने आज तक हमको जो प्रेरणा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने और मैडम ने बहुत अच्छी उनकी व्याख्या की, उनको समझाया है, और हमें भी बहुत कुछ अच्छा लगा है। और आगे भी जीवन में ये चीजें मिलती रहें। और फरनामत सर को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथी मित्रों को भी। और आगे भी सब बहुत अच्छे से उसका साथ लेंगे, और सर से भी अपेक्षा है कि हमें जीवन में मार्गदर्शन उनका मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर, सभी धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए साहब, हमारी ओर से भी धन्यवाद आपको, आपके इस नियमितता और सक्रियता के लिए। चलिए अब अपन समापन की ओर चलते हैं इस आज के वेबिनार की। भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो हेड हैं आयुषी संदेवा चोपड़ा जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। आयुषी जी। A very good evening to all the panelists, expert speakers, Mrinal sir and Bhavna ma'am. So firstly, I would like to thank you. It was pleasure hearing you and on such a great and motivating topic. It was really very enriching. आज हमने बहुत कुछ जाना और बहुत enriching था, शायद हमसे ज्यादा आप लोग explain कर सकते हो। आपने उनका पूरा कार्यकाल देखा और सब कुछ आपने अनुभव, नॉलेज बहुत एनरिच हुई है इस वेबिनार के तौर पर। तो वेरी मच थैंक यू मृणाल सर एंड भावना मैम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक संजीव बनावत सर एंड MN Huda sir who has given this opportunity and on a very great day, and the topic is always special when Banawat sir define it. So इतना अच्छा टॉपिक सर ने सेट करा और आज हम सबको मौका मिला ये जानने का, तो थैंक यू सो मच। Lastly, I would like to thank my backend team, Priyanka ma'am, Jayant sir, Pushpender sir, and all of you, and the audience who are motivating us every time, coming up and joining us. Thank you so much. चलिए हमारी ओर से भी धन्यवाद। एक सूचना के साथ कि अगला जो अपना वेबिनार है वो प्रस्तावित है 21 दिसंबर को। अभी उसको फाइनल कर रहा हूं मैं, और इसमें अभी जो मेरी टेंटेटिव बात हुई है वो फिर हम बंगाल की ओर चलेंगे। वेस्ट बंगाल की एक यूनिवर्सिटी है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, वहां जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी हेड है डॉक्टर प्रमिति रॉय। तो उनका कोई पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ किसी विषय पर अपन बातचीत करेंगे, तो उसकी डिटेल्स आपको सोशल मीडिया के थ्रू हम शेयर कर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार हमारे को उत्साहवर्धन करते रहें।